प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, बहुत जरूरी मुद्दा मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। आपको पता है, माधवी बुच जो हमारी सेबी की मुखिया थी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की मुखिया थी, और अभी वो 3-4 दिन पहले रिटायर हुई हैं। और अब माननीय अदालत मुंबई की उनके आदेश पर एक एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ, प्लस उनके और 5 सहयोगी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो मैं यही आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एफआईआर दर्ज होगी है जिसका कि बहुत लंबे समय से इंतजार था, काफी लंबे समय से कोशिश की जा रही थी। कई रिपोर्टें इनके खिलाफ आई हैं चारों तरफ से, कहीं से, लेकिन किसी भी किस्म का कोई केस इनके खिलाफ नहीं हुआ था। आपको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि सरकार इनके साथ खड़ी थी, प्रधानमंत्री महोदय इनके साथ खड़े थे, इसलिए कोई एक्शन इनके खिलाफ होने का मतलब ही पैदा ही नहीं हुआ, सवाल ही पैदा नहीं हुआ। अब उनके पास रिटायरमेंट के तुरंत बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी है। 3 और सहयोगी इनके सेबी के और 2 बीएससीएस के, यानी इन 6 के खिलाफ ये दर्ज होगी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी 2 हैं। अब ये है, हालांकि वो कोशिश कर रही हैं एफआईआर को रद्द कराने के लिए, उन्होंने अर्जी लगाई है माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में, उनकी आज सुनवाई भी है। अब वो क्या होगा, रद्द होती है या नहीं होती है, वो अभी समय के गर्भ में है, पता चल जाएगा शायद आज दोपहर बाद तक। लेकिन अब मेन सबसे बड़ा मतलब सवाल ये है कि एफआईआर दर्ज जो हुई है और केस अगर आगे बढ़ गया, माननीय उच्च न्यायालय ने अगर रद्द नहीं की एफआईआर, केस आगे बढ़ गया तो केस तो इनके खिलाफ दायर हो जाएगा, वो तो केस चलेगा। तो क्या ये जो गोरख धंधा चल रहा था, क्या उसका अंत हो जाएगा या उसकी जड़ें फिर भी बची रहेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गोरख धंधा ये काफी लंबे समय से चल रहा था। और ये भी आपको बता दूं कि सेबी की मुखिया कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज तक कभी नहीं बनाया गया। कोई भी सेबी का मुखिया आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं बना जिसका संबंध कॉरपोरेट से रहा हो, जिसका जुड़ाव कॉरपोरेट से रहा हो। ये पहली थी। माधवी पुरी बुच जो है वो पहली महिला है या पहला कोई इंसान है जो सेबी का मुखिया बनाया गया जिनके संबंध कॉरपोरेट से रहे हैं। और पूरी तरह से शुरू से आखिर तक, वो जब तक रिटायर हुई हैं, अपनी तरफ से वो किसने अपॉइंटमेंट किया, क्यों किया, किस काम के लिए किया, वो उन बातों पर मैं नहीं जाऊंगा, वो सब जग जाहिर हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा धंधा चला है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी 2023 जनवरी में, कोई सुनवाई नहीं हुई, उसको रिपोर्ट को ही गलत बता दिया गया। और जिसने रिपोर्ट की बात को मान के और इनके खिलाफ आवाज उठाई, उनको ही तकलीफ हुई है, उनको ही सजा हुई है। आपको मालूम है, राहुल गांधी ने उठाई थी आवाज पार्लियामेंट में अडानी के खिलाफ। वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बहुत जबरदस्त तरीके से उठाई थी। उनके खिलाफ, उनके साथ क्या हुआ आपको मालूम है? उनको सजा दी गई थी। पुराना, बहुत पुराना एक केस था, कोई सीरियस केस भी नहीं था। उस केस को उठा करके 2019 के चुनाव के टाइम का केस था, वो मोदी सरनेम का, उसी को लेकर के, जो कि पेंडिंग पड़ा था काफी लंबे समय से गुजरात में, उसको दोबारा से चालू किया गया और राहुल गांधी को 2 साल की सजा दिलाई गई और तुरंत इनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। आप सबको पता है, उनका घर भी छीन लिया गया था। वो हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहाल कर दी थी। तो कहने का मतलब है, जिसने भी उस रिपोर्ट की बात मान करके अडानी के या माधवी बुच के खिलाफ आवाज उठाई है, सरकार ने उसको तुरंत वहीं बिठा दिया, किसी की बात को ऊपर उठने नहीं दिया, कोई जांच नहीं। एक अर्जी यहां भी लगाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी लगाई गई थी, ये पूरी धांधली का पूरा एक ब्यौरा दे करके। मगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसकी जांच का जो जिम्मा था वो सेबी को ही सौंप दिया था। बताइए, चोर जो चोरी करे उसी को हम कह देंगे तुम अपनी चोरी के खिलाफ, अपना जो अपराध है उसके खिलाफ तुम ही जांच करो, तो उसका परिणाम क्या आएगा आप अच्छी तरह जानते हैं। तो वो माधवी, मतलब सेबी को ही जांच का जिम्मा दे दिया गया था और कुछ नहीं आया उसमें। क्या आएगा, कहां से आएगा? हालांकि हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी अडानी के कई कारनामे उन्होंने सामने रखे हैं। माधवी बुच की इन्वॉल्वमेंट सारी रखी, इनके हस्बैंड की रखी है, सब कुछ रखा था। मगर जब तक वो पद पर थी, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई उनके खिलाफ जरा सा भी कदम आगे बढ़ाने की। अब वो पद से रिटायर, आपको ध्यान होगा पीएससी ने भी बुलाया था इनको, पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसमें भी माधवी बुच को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आई। एक बार उन्होंने बोल दिया अगले दिन आएंगे, दोबारा बोल दिया कुछ और बहाना बनाकर, फाइनली आई नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय जब खड़े हैं, सरकार जब खड़ी है, तो वो क्यों आएंगी?
तो वो वहां नहीं आई थी। लेकिन अब एफआईआर जब दर्ज होगी है तो क्या अब प्रधानमंत्री महोदय बचाएंगे उनको? कैसे बचाएंगे, किस मुंह से बचाएंगे? अब मुझे नहीं लग रहा है अडानी और माधवी बुच को कोई बचा पाएगा, और आंच जहां तक मेरा अंदाजा है प्रधानमंत्री महोदय तक भी आ सकती है, क्योंकि इनकी भी तो इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं, जब इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, कदम आगे बढ़ाया ही नहीं, यानी नियम नाम की कोई चीज हमारे प्रधानमंत्री महोदय के लिए थी नहीं। गलत क्या है सही क्या है उसमें इन्होंने कभी फर्क किया ही नहीं है। यानी भ्रष्टाचार के डायरेक्ट आरोप लग रहे हैं, सबूतों के साथ सब पेश कर रहे हैं, और आप उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले को ही आप टारगेट कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? तो इसका मतलब इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। तो अब लग तो यही रहा है कि एफआईआर दर्ज अगर हुई है, जो कि अगर रद्द नहीं हुई, हालांकि अगर रद्द हो भी गई तो मुझे नहीं लगता कि याचिकाकर्ता वो चुपचाप बैठेंगे, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच करेंगे। पहली बात तो ये रद्द होने का मुझे बिल्कुल लग नहीं रहा है, उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुंबई हाईकोर्ट के कई फैसले अभी पीछे बहुत अच्छे फैसले आए हैं, तो मुझे भरोसा है इसको भी वो रद्द नहीं करेंगे और मुकदमा चलाने की इजाज़त देंगे। और अगर मुकदमा चलता है तो पूरा मुझे यकीन है ये गोरख धंधा जब से चल रहा था, किस किस की इसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, शायद वो सारी चीज़ें बाहर आएंगी। अब वो चीज़ें छिपेंगी नहीं, वो बाहर निकलेंगी, जरूर निकलेंगी, क्योंकि अब देश भर से आवाज़ और मजबूत तरीके से उठेंगी। एक तो वो रिटायर हो चुकी हैं, यानी पद का जो इनको एक इम्यूनिटी हासिल थी वो अभी नहीं रहेगी उनके पास। प्लस जब सबूतों के साथ अगर ये एफआईआर दर्ज हुई है तो उसमें मुझे बचाव का आगे चांस लग नहीं रहा है। तो जब जांच शुरू होगी तो परतें खुलेंगी, सारी खुलेंगी, कहाँ तक गहराई तक, कहाँ तक ये मसला था, किस किस की इसमें भागीदारी रही है, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये गोरख धंधा, जिससे कि आप देख रहे कितना नुकसान हो चुका है, पिछले 5 महीने में करीब 90-94 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स के यानी निवेशकों के डूब गए हैं इसी मिली भगत की वजह से। कोई वहां सुनने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला, लगातार 5 महीने से, यानी ये करीब 28-30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इतनी मंदी 28-30 साल के बाद ये देखा गया है। और ऐसी जब भी होती है उसमें कोई ना कोई साजिश होती है, कोई धांधली होती है, अचानक से नहीं होती है सब चीज़ें, ये इन्वॉल्वमेंट होती है किसी की जानबूझ के, और जिसमें खुद सेबी की मुखिया ही इन्वॉल्व हो तो फिर तो सोने पर सुहागा है, फिर तो कहने ही क्या है। अगर वो खुद ही इन्वॉल्व हैं और वो खुद ही इसकी जांच कराने की मालिक हैं तो फिर तो सोने पर सुहागा है। तो अब ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एफआईआर रद्द नहीं होगी और केस चलेगा आगे। जब केस चलेगा तो सारी परतें खुलेंगी, किस किस की भागीदारी रही है, किस लेवल तक रही है, क्या क्या फ़ायदा उठाया उन्होंने, किस किस को लाभ मिला है, वो सारी चीज़ें बाहर आएंगी। अब माधवी बुच का, अडानी का मुझे बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि और इससे ये भी साबित हो गया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसको ये गलत बता रहे थे, जिसको ये साजिश बता रहे थे, प्रधानमंत्री महोदय ने तो ऐसा शो कर दिया था कि अडानी जो है वही इंडिया है। ऐसा नहीं है, वो एक व्यक्ति है, वो इंडिया कैसे हो सकता है? वो एक व्यक्ति है। और ये कहा गया था कि जो अडानी के खिलाफ आवाज उठाता है वो देशद्रोही है, ये बीजेपी के लोगों ने कहा है। कैसे देशद्रोही है? एक आदमी गलत काम कर रहा है, सरेआम गलत कर रहा है, जिसको जो भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है, और उसके खिलाफ आवाज उठाने से देशद्रोही हो गया। मतलब इनका पैमाना नापने का जो है, अच्छे और बुरे में इनका पैमाना नापने का एक अलग ही है, विशेष किस्म का है। तो खैर, अब मुझे भरोसा है अब ये सारी परतें खुलेंगी, एफआईआर रद्द इनकी नहीं होगी, केस चलेगा, और इसमें फिर किस किस लेवल से कहाँ तक लोग शामिल थे वो सारी चीज़ें बाहर आएंगी। अब इनका बचना किसी का भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये संभव हो पाएगा। खैर, अब देखते हैं, आज दोपहर बाद तक उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय मुंबई से ये पता लग जाएगा, क्योंकि आज सुनवाई है, कल उन्होंने अर्जी लगाई है। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उनको प्रधानमंत्री महोदय ने या सरकार ने वहाँ पर भेजा है इनके संरक्षण के लिए, और कल अर्जी लगाई है, आज सुनवाई है। तो मुझे पूरा भरोसा है एफआईआर रद्द नहीं होगी, लेकिन दोपहर बाद तक इसका फैसला आने की पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।